गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे विलयन का, और इस खंड में वाष्पदाब अवनमन संबंधी राउल्ट नियम, इसकी चर्चा कर रहे थे। राउल्ट नियम क्या है ये एक बार फिर से देख लें, क्योंकि इस नियम से संबंधित गणनाएं पूछी जा सकती हैं। एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझा देते हैं, आप खोज कर गणनाएं हल करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाष्पदाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम दो प्रकार के विलयनों के लिए क्या था, जरा देखिए। जब वाष्पशील द्रव युक्त विलयन हो, वाष्पशील द्रव युक्त विलयन में दो घटक होंगे, विलेय और विलायक। यदि विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं तो उन विलयनों के लिए राउल्ट नियम क्या है, और जब अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए देखें राउल्ट नियम क्या है, तो दो नियम आपको याद रखना है। वाष्पशील द्रव युक्त विलयनों से संबंधित राउल्ट नियम था पी टोटल। यदि दोनों घटक विलेय और विलायक या दोनों द्रव वाष्पशील हैं तो पी टोटल होगा पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है? पी ए है ए का वाष्पदाब और पी बी है बी का वाष्पदाब। विलयन में ए के वाष्पदाब, ये दो घटक हैं ए और बी, तो विलयन में ए का वाष्पदाब और विलयन में बी द्वारा आरोपित वाष्पदाब दोनों कैलकुलेट करके जोड़ दें तो कुल दाब आ जाएगा। और वाष्पदाब घटकों का निकालना हो तो जैसे विलयन में ए और बी हैं, तो विलयन में ए का वाष्पदाब होगा शुद्ध अवस्था में ए का वाष्पदाब गुणित ए का मोल प्रभाज। शुद्ध अवस्था में, जब वो विलयन में ना हो, अलग हो, तब उसका वाष्पदाब कितना रहता है, उसके मोल प्रभाज का गुणा कर दीजिए तो विलयन में उसका कितना वाष्पदाब होगा ये आ जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दें, विलयन में घटक का वाष्पदाब होगा शुद्ध अवस्था में घटक का वाष्पदाब गुणित घटक का मोल प्रभाज। तो ए और बी दोनों के लिए यही होगा। बी का वाष्पदाब अगर देखेंगे विलयन में तो शुद्ध अवस्था में बी का वाष्पदाब गुणित बी का मोल प्रभाज। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पी टोटल आ जाएगा शुद्ध अवस्था में घटक ए का वाष्पदाब गुणित ए का मोल प्रभाज धन शुद्ध अवस्था में बी का वाष्पदाब गुणित बी का मोल प्रभाज। इसको ध्यान में रखिएगा, अभी गणना में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब चलिए देखते हैं कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए क्या नियम है। जब विलेय अवाष्पशील है तो उस विलयन में केवल विलायक वाष्पशील होगा और विलयन का वाष्पदाब होगा शुद्ध अवस्था में, जब विलयन नहीं बना था, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्पदाब गुणित विलायक का मोल प्रभाज। तो आप देख रहे हैं ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इसमें दो घटक थे तो दोनों घटकों का अलग अलग निकाल कर जोड़ना पड़ा विलयन के वाष्पदाब में, और इसमें केवल सॉल्वेंट ही वाष्पशील है। विलेय जो है वो सॉल्यूट जो है वो वाष्पशील नहीं है, तो केवल एक ही रहेगा और वो है सॉल्वेंट का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब गुणित सॉल्वेंट का विलायक का मोल प्रभाज। आपको ये जानकारी हो चुकी है कि राउल्ट नियम का पालन केवल आदर्श विलयन करते हैं। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन
आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या हैं, ये जानना जरूरी है। तो चलिए आइडियल सोल्यूशन देखते हैं। वे विलयन जो सांद्रण तथा ताप की सभी परिस्थितियों में, वे विलयन जो सांद्रण तथा ताप की सभी परिस्थितियों में, सांद्रता कम हो अधिक हो, विलयन तन हो सांद्र हो, इससे मतलब नहीं है, और ताप कम हो ज़्यादा हो, इससे भी मतलब नहीं है। तो जो विलयन सांद्रण और ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि आदर्श विलयन में घटकों को, कौन घटक, विलेय और विलायक, घटकों को मिलाने पर न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ही ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इनके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। और नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन होते हैं? अब अगर आप आइडियल जान गए, आदर्श जान गए, तो अनादर्श जान ही गए। वे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श कहलाते हैं। इनमें घटकों को मिलाने पर ऊष्मा और आयतन, ऊष्मा यानी एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है। तो वे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करेंगे वो आदर्श हैं, जो नहीं करेंगे वो अनादर्श विलयन होंगे। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है। चलिए फिर भी ये नियम तो आप जान गए। अब राउल्ट नियम से संबंधित ये गणना आपको हल करना सिखाते हैं। इसी के माध्यम से अन्य सभी गणनाओं को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। पहले प्रश्न को सुन लें। तो कैसे हल करेंगे मैं बताता हूँ। 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफार्म CaCl3 एक विलायक है, ये कार्बनिक विलायक। 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफार्म CaCl3 एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 ये भी विलायक है के वाष्प दाब क्रमशः, ये दोनों वाष्पशील हैं और इनका वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg तथा 415 mmHg है। ये जानकारी आपको दी गई। फिर से सुने। 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफार्म एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg तथा 415 mmHg हैं। अब पूछा क्या गया है? पूछ रहे हैं, पहला प्रश्न है 298 केल्विन ताप पर 25.5 ग्राम क्लोरोफार्म की मात्रा दी गई है। 25.5 ग्राम क्लोरोफार्म तथा 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिश्रित करके बनाए गए विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें दो घटक हैं, द्विअंगी विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। एक है क्लोरोफार्म, दूसरा है डाइक्लोरोमेथेन, दोनों वाष्पशील हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये राउल्ट नियम पहला वाला हुआ जब दोनों घटक वाष्पशील हैं। वाष्पशील देख लीजिए, अगर दोनों घटक वाष्पशील हैं, वाष्पशील युक्त द्रवों के विलयन के लिए, तो P टोटल होगा Pa प्लस Pb यानी PCl3 धन PCH2Cl2। क्लोरोफार्म का विलयन में क्लोरोफार्म का वाष्प दाब धन विलयन में डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल विलयन के वाष्प दाब के बराबर आ जाएगा। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे हम आपको समझाते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है शुद्ध अवस्था में P0, शुद्ध अवस्था में क्लोरोफार्म का वाष्प दाब दिया है। ऊपर ही दिया है कि 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफार्म एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg 415। तो शुद्ध अवस्था में क्लोरोफार्म का वाष्प दाब कितना है? 200 mmHg, 200 mmHg। और P0 CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन कितना है? प्रश्न में दिया है 415 mmHg। देखिए प्रश्न में ऊपर ही ये दिया गया था कि क्लोरोफार्म और डाइक्लोरोमेथेन के 298
केल्विन ताप पर वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg तथा 415 mmHg है। तो शुद्ध अवस्था में इन दोनों द्रवों का वाष्प दाब कितना है, ये आ गया। अब शुद्ध अवस्था में अगर आ गया तो हमें ज़रूरत पड़ेगी देखिए P0 A के स्थान पर है P0 CH3, PB के स्थान पर है P0 CH2Cl2, ये आ गए। तो अब P टोटल निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मोल प्रभाज A का और मोल प्रभाज B का, यानी मोल प्रभाज क्लोरोफार्म का और मोल प्रभाज डाइक्लोरोमेथेन का। मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं? अब मोल प्रभाज का सूत्र आपको याद होना चाहिए। मोल प्रभाज होता है विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। ये एक के लिए हुआ। अब यदि ये विलेय है तो ये सूत्र होगा, यदि विलायक होगा तो इस तरह से मोल प्रभाज N अपान N प्लस स्मॉल n। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो चलिए पहले क्लोरोफार्म और कार्बन डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफार्म और डाइक्लोरोमेथेन के मोल प्रभाज निकालते हैं। चलिए मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? यदि आपको निकालना है मोल प्रभाज CHCl3 का क्लोरोफार्म का, तो पहले इसके मोलों की संख्या पता करिए, कुल मोलों की संख्या पता करिए। तो CHCl3 के मोल कितने होंगे ये निकालिए। मोल CHCl3 के मोल, क्लोरोफार्म के मोल। और आपको इसके पहले के अध्ययन के आधार पर जानकारी हो जानी चाहिए कि मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, मात्रा ग्राम में बटा अणुभार। और मात्रा ग्राम में प्रश्न में दिया है 25.5 ग्राम क्लोरोफार्म, तो मोल आ जाएगा 25.5 ग्राम मात्रा है। और अणुभार निकाल लिया जाएगा CHCl3 का। CHCl3 का अणुभार निकालिए तो इसमें कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 1, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन के 1 का होता है 35.5 और इसमें 3 है, तो गुणा कर दीजिए और आ जाएगा। तो इसका निकाल लीजिए कि इसके कितने मोल हैं। तो अणुभार के आधार पर आपको इसका अणुभार आ जाएगा 119.5। ये आप गुणा करके जोड़ लीजिए 119.5। तो अगर हम क्लोरोफार्म की जो मात्रा दी गई है 25.5 ग्राम, इसमें अणुभार का भाग दे दें 119.5 का, तो क्लोरोफार्म के कितने मोल हैं ये आ जाएगा। और ये हल करके आप देखिए 0.213। क्लोरोफार्म के मोल कितने हैं? 0.213। अब चलिए CH2Cl2 के मोल निकालते हैं। इसके कितने मोल हैं निकालते हैं। CH2Cl2 का पहले अणुभार निकाल लीजिए। मात्रा हमारे ख्याल से प्रश्न में दी गई है, देख लीजिए। मात्रा है इसकी 40 ग्राम। डाइक्लोरोमेथेन की मात्रा है 40 ग्राम। तो मात्रा ग्राम में बटा अणुभार। और अणुभार कैसे निकालेंगे? अणुभार निकालना है CH2Cl2 का, तो इसमें कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हुआ 12, 2 हाइड्रोजन का 2 और 35.5 एक क्लोरीन का होता है, 2 का गुणा कर दीजिए 35.5 गुणित 2। अब इसको हल कर लीजिए तो CH2Cl2 का आ जाएगा, आप हल करके देखिए 85। तो यहाँ 85 मात्रा ग्राम में बटा अणुभार हल करेंगे तो 0.47 आएगा। आप गणना करके देखिए। तो प्यारे बच्चों, मोलों की संख्या आपने कैसे निकाला? मात्रा ग्राम में बटा अणुभार। जैसे क्लोरोफार्म का मोल, क्लोरोफार्म की मात्रा थी 25.5 ग्राम, अणुभार आया था 119.5, भाग दे दिए, आ गया इतना। और डाइक्लोरोमेथेन का मात्रा दी गई है 40 ग्राम, अणुभार आया 85, मोल आ गया। अब आप कुल मोल निकाल सकते हैं। कुल मोल निकाल लीजिए। कुल मोल निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। 0.213 धन 0.47
तो ये आप जोड़कर देख लीजिए कि कितना आ रहा है। आएगा 0.683, 0.683। तो कुल मोल आ गए। क्लोरोफार्म के मोल अलग से, डाइक्लोरोमेथेन का मोल अलग से, और कुल मोल आ गया। तो चलिए मोल प्रभाव निकालते हैं। XCHCl3 क्लोरोफार्म का मोल प्रभाव निकालना है। क्लोरोफार्म का मोल प्रभाव, तो क्लोरोफार्म का मोल प्रभाव निकालने के लिए क्लोरोफार्म के मोलों की संख्या कितनी है? 0.213। कुल मोल कितने हैं? 0.683। अब इसको आप हल करिए तो क्लोरोफार्म के कितना मोल प्रभाव आया, ये आ जाएगा। इसको आप हल करके देखिए। क्लोरोफार्म का मोल प्रभाव आ जाएगा क्लोरोफार्म के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, और आएगा 0.312। अब इसी तरह से आप निकालिए XCH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाव निकाल लीजिए। तो इसके मोल कितने थे? मोल थे 0.47 और कुल मोल हैं 0.683। तो ये आप हल कर लीजिए, और हल करेंगे तो आएगा 0.688। तो प्यारे बच्चों, मोल प्रभाव आ गया इसका, क्लोरोफार्म का मोल प्रभाव आ गया डाइक्लोरोमेथेन का, और इनके निकालने हैं। इनके मोल प्रभाव आ जाने के बाद पी निकालना है। पी क्लोरोफार्म, विलयन में क्लोरोफार्म का वाष्प दाब कितना है ये निकालिए, और विलयन में डाइक्लोरोमेथेन का कितना है ये निकालिए। तो पी निकालेंगे, क्योंकि हम पी क्लोरोफार्म और पी, देखिए जोड़ना है दोनों को, पी ए धन पी बी। तो जब हम निकाल लेंगे PCHCl3 और PCH2Cl2, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा विलयन का वाष्प दाब। अब अगर ये निकालना है तो पहले इसमें फार्मूले में होगा P0CHCl3 इंटू EXCHCl3। देख लीजिए, विलयन में क्लोरोफार्म का वाष्प दाब निकाल रहे हैं, तो शुद्ध अवस्था में क्लोरोफार्म का वाष्प दाब गुणित क्लोरोफार्म का मोल प्रभाव। शुद्ध अवस्था में अभी अभी निकाले हैं, ये आपको जानकारी है। ये है, देखिए दिया है प्रश्न में, शुद्ध अवस्था में P0CHCl3 है 200 mmHg। तो यहाँ लिख दीजिए 200, और अभी अभी निकाला गया था क्लोरोफार्म का मोल प्रभाव, और ये आ रहा है 0.312। देख लीजिए, शुद्ध अवस्था में क्लोरोफार्म का मोल प्रभाव गुणित क्लोरोफार्म, नहीं, शुद्ध अवस्था में क्लोरोफार्म का वाष्प दाब गुणित क्लोरोफार्म का मोल प्रभाव। अब इसको आप हल कर लेंगे तो आएगा 62.4 mmHg। देख लीजिएगा, 62.4 mmHg। अब इसी तरह निकालिए PCH2Cl2 यानी विलयन में डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब। विलयन में डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब होगा P0। शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब कितना था, और उसमें गुणा कर दीजिए इसके मोल प्रभाव का XCH2Cl2। तो शुद्ध अवस्था में यहाँ दिया हुआ है, आप देख प्रश्न में दिया गया था 415। शुद्ध अवस्था में डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब था 415, और इसका मोल प्रभाव अभी आप निकाले कितना आया 0.688। अब इसको आप गुणा करके चेक कर लीजिए कि कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 285.52, 285.52। अब इन दोनों को पी टोटल निकालना है। पी टोटल, तो पी टोटल कैसे आएगा? पी टोटल इक्वल टू PCHCl3 धन PCH2Cl2। घटकों के जो वाष्प दाब है उन्हीं को जोड़ दीजिए, आ जाएगा। और दोनों यहाँ निकाल चुके हैं, एक आया है 62.4 और दूसरा आया है 285.52। तो इनको जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा 62.4 धन
285.52। अब ये जोड़ कर लेंगे तो दोनों का आ जाएगा और आ रहा है 347.92। 347.92। तो एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। फिर से सुने प्रश्न को और जो हल करना सिखाया गया उसको जानिए। कह रहे हैं 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफार्म CaCl3 एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg तथा 415 mmHg हैं, ये जानकारी दी गई है। यानी P0 CaCl3 और P0 CH2Cl2 शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब दिए गए हैं और कह रहे हैं कि 298 केल्विन ताप पर 25.5 ग्राम क्लोरोफार्म तथा 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिश्रित कर बनाए गए विलयन का वाष्प दाब बताइए। तो दोनों के वाष्प दाब विलयन में निकाल कर जोड़ दीजिए, आ जाएगा। और निकालेंगे कैसे? शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब गुणित विलायक या विलेय का मोल प्रभाज जो भी हो। विलेय का निकालेंगे तो गुणित विलेय का मोल प्रभाज, विलायक का निकालेंगे तो विलायक का मोल प्रभाज, दोनों घटकों का निकाल कर जोड़ दीजिए, आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न इसी में है, सेकंड देखिए। प्रत्येक घटक का वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घटक का, दो ही घटक हैं, क्लोरोफार्म और डाइक्लोरोमेथेन, और कह रहे हैं वाष्प, दोनों घटकों का वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज निकालना है वाष्प प्रावस्था में XCHCl3, वाष्प प्रावस्था में क्लोरोफार्म का मोल प्रभाज निकालना है। तो इसका जितना विलयन में वाष्प दाब है क्लोरोफार्म का, यानी ये सूत्र ये रहता है, याद करिए, घटक का वाष्प दाब बटा विलयन का वाष्प दाब, घटक का वाष्प दाब बटा विलयन का वाष्प दाब। तो घटक का वाष्प दाब अभी कितना आया था? घटक का वाष्प दाब क्लोरोफार्म का आया था 62.4। कितना आया था? 62.4। तो लिख देते हैं 62.4। और विलयन का अभी कैलकुलेट किया गया, कितना आया था? 347.92। अब इसको हल कर लीजिए तो आ जाएगा 0.179 समथिंग आएगा। और हल करके आप चेक करिए तो यह आ जाएगा 0.1। तो वाष्प अवस्था में क्लोरोफार्म का मोल प्रभाज कैसे निकाले? घटक का वाष्प दाब बटा विलयन का वाष्प दाब। घटक का आया था 62.4, विलयन का था 347.92। हल किए तो आ गया इतना। अब इसी तरह से यदि वाष्प प्रावस्था में डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज निकाला जाए तो इसके घटक विलयन में घटक रहेगा CaCl2, तो विलयन में CaCl2 का वाष्प दाब बटे विलयन का कुल P टोटल। तो आप देखिए कितना था विलयन में इसका था 285.52 और कुल उतना ही है 347.92। अब इसी को आप हल कर लीजिए, आ जाएगा 0.82। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न। जब दो वाष्पशील द्रवों को मिलाया गया, शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब दिए गए हैं और इनकी मात्राएं दी गई हैं और पूछ रहे हैं विलयन का वाष्प दाब बताइए। तो पहले घटकों के वाष्प दाब निकाल लीजिए। सूत्र रहेगा शुद्ध अवस्था में घटक का वाष्प दाब गुणित घटक के मोल प्रभाज, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। और वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज पूछ रहे हो तो घटक का वाष्प दाब बटा विलयन का कुल वाष्प दाब कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी तरह की अन्य गणनाएं खोज करके आप हल करिए। इस वीडियो में यहीं तक। आगे की चर्चा अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन का आधा भाग समाप्त हो गया। अब अगले आधे भाग में जो बहुत सरल है
और परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।